एक तरफ भारत किसी की सुनने को तैयार नहीं है और उसने बिला इश्तियाल फायरिंग भी शुरू की लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इसके अलावा पाकिस्तान पर हमला भी किया, सिविलियंस को निशाना बनाया, एयर स्पेस की वायलेशन की और फिर अपने मीडिया पे झूठ का प्रचार किया कि हमने फ़लाँ शहर तबाह कर दिया है, हमने कराची पोर्ट जो है वो जो है उसको ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये सारा झूठ जो है वो चूरन की सूरत में बेचने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ 77 ड्रोन्स हैं मिनिमम इस वक्त बताए जा रहे हैं जो कि इंडिया ने भेजे और पाकिस्तान ने उनको तबाह कर दिया है। और इस पर मीम्स ये बन रही हैं कि अब जो कराची के वो नशई जो कि ढक्कन बेचा करते थे गटर के, अब उनको एक और चीज़ मिल गई है। वो कह रहे हैं अब हमने ढक्कन नहीं बेचने हैं गटर के, हमारे पास वहाँ से ड्रोन्स आ रहे हैं, हम उन्हीं का लोहा बेच के जो वो करेंगे। तो ये इस तरह की मीम्स बन रही हैं और मैंने कहा कि मीम से जो है वो मार दिया है। इसी दौरान अब ये भी खबर आ रही है कि जी इस्लामाबाद पहुँचे हैं सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर साहब जो कि भारत का दौरा करके आए हैं। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है और क्या हम समझते हैं कि अब कुछ सिचुएशन जो है वो तब्दील हो सकती है। अपने पैनल की तरफ जाएंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हैं, सलमान गनी साहब हैं और हमारे साथ प्रोफेसर हसन अस्करी साहब हैं। क्विकली मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक डेवलपमेंट हुई है कितनी अहम है? मुमालिक कोशिश कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो यहाँ पर आए और अब वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा सऊदी अरब के जो है यहाँ पहुँचे हैं आदिल अल जुबैर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि नॉट ओनली ये सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ लाए हैं या ईरान के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए थे या बातचीत हो रही है, और इसी तरह जो वज़ीर ख़ारजा हैं या सेक्रेटरी हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने कॉल की, यूके के प्राइम मिनिस्टर इन टच हैं, यूके के जो NSA हैं और वो इन टच हैं पाकिस्तान के साथ, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी हैं और बहुत सारी और कंट्रीज़ के लोग जो हैं दे आर वेरी वेरी कंसर्न। अभी हो क्या रहा है और पाकिस्तान क्या करेगा। ऑफ कोर्स के जितने भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो सारे यही चाहते हैं, और इवन अमेरिका बजाय तो उन्होंने यही कहा कि अभी थोड़ी देर पहले JD वैंस का आप एक स्टेटमेंट सुना रहे थे कि उन्होंने कहा जी कि हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये कहना बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि एक शेमफुल एक्ट है, फिर ये कहना कि उनको बाज आ जाना चाहिए, ये कहना कि बट स्टिल इंटेलिजेंस को जो है वो बाय ना करना महकमा खारजा की तरफ से जी ना करना, और फिर स्टिल जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने बीच में एक दफ़ा ये भी कहा था ज़रूरत पड़ी तो मैं बीच में इंटरवीन करूंगा। तो सारे दे आर वेरी 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 कंसर्न। पाकिस्तान का क्या स्टांस है? पाकिस्तान जो है ना जी, शुरू से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन है, वो है डिफेंसिव डॉक्ट्रिन। हम ये कहते हैं कि डर वॉर करें, अपने वॉर को होने से रोकें, जंग को होने से रोकें। अगर आपके सर पे थोप ली जाती है तो फिर इसको अपने फेवर में आपने एंड करना। तो पाकिस्तान अभी तक वॉर को डिटर करना चाहता है और छोटे लेवल पे पाकिस्तान जो है अपना काम भी दिखा रहा है। अगर आप देखें पाकिस्तान एयर फोर्स हैज डन एक्सट्रीमली वेल, पाकिस्तान आर्मी का जो एयर डिफेंस है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उनके दर्जनों जो ड्रोन्स हैं, जो एक ड्रोन जो है वो 7 से 8 मिलियन डॉलर का तो एक ड्रोन है कम अज़ कम, वो मार गिराए। और जो पोस्टों पे हो रहा है, जो एक छोटी सी चीज़ लग रही है वो छोटी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान ने उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया है, बहुत सारे बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किए हैं, 8 से 10 पोस्टें उड़ाई हैं। 8 से 10 पोस्टों को उड़ाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान और माली नुकसान और टेक्टिकल नुकसान भी, कि वो पोस्ट जो तबाह हो गई वहाँ पे वो कोई बैठने के काबिल नहीं रहा, वो जगह खाली हो गई, वो चोटी नंगी हो गई। और वो हिकमत अमली भी उनकी नाकाम हो गई कि जिसमें वो कोशिश कर रहे थे कि ड्रोन्स भेजेंगे और यहाँ से जो है वो हमारी जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज लगी हैं वो उनको टारगेट करेंगी, वो हार्ड किल करेंगी, तो उससे उनको लोकेशंस का पता चल जाएगा। तो इसमें भी, इस हिकमत अमली में भी भारत नाकाम हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो जैसे मैं कह रहा था कि पाकिस्तान बड़ा, अभी थोड़ी देर पहले बाकी जो डिस्कशंस हैं वो भी ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान बड़े मेथोडिकली नपे तुले तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को पता है कि हमने काम भी दिखाना है और बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड तरीके से करना है और पूरे होशो आवाज़ को अच्छा रख के, इकट्ठा रख के। और कमिंग बैक टू आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जी, कि अगर कोई सालिसी ऐसी होती है दोस्त मुल्कों की तरफ से, इंटरनेशनल पावर्स की तरफ से, सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि अगर डी-एस्केलेट होता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो डी-एस्केलेशन के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि जंग हो। ठीक है सलमान साहब, सर माजी को ज़ाहिर जहन में रखें, कई ऐसे मौक़े आए कि पाकिस्तान ने भी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया।
चीन अमेरिका के ताल्लुकात हों, हेनरी किसिंजर वाली बात हो, तो उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल था। और जहाँ पर ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया की बात होती है, वहाँ पर हम माजी में बिल क्लिंटन का रोल भी जो है वो देख चुके हैं। अब जो आपको याद होगा, मैं सिर्फ हवाला देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि सर जो ख़िताब किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में, और उन्होंने उसमें एक जुमला कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमने जिस तरह से उनके तैयारे गिराए हैं और ये साबित किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, अफवाज पाकिस्तान सफ़े अव्वल की अफवाज हैं दुनिया की। तो और साथ उन्होंने ऐड किया था कि हमारे दोस्त ममालिक अब हम पर मज़ीद भरोसा करेंगे, क्योंकि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो अफवाज जो है वो हमारी यहाँ से जाती हैं, और ज़ाहिर है हिजाज़ मुक़द्दस की जो सिक्योरिटी है उसकी तो ज़िम्मेदारी सब मुसलमानों पर वाजिब ही है। अब आपको क्या लग रहा है सर कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा बराए मुमलिकत आए हैं, क्या यानी कि डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है जयशंकर से भी मिल के आ रहे हैं? देखें, बैरूनी महाज पाकिस्तान ने गर्म किया, और जब जैसे बात की गई कि मुख्तलिफ ममालिक के ज़ुम्मेदारान से टेलीफोनिक रब्ते हुए, अगर प्रैक्टिकली कोई मूव हुई है तो वो ईरान और सऊदी अरब ने की है, इसलिए कि हमारे भी उनसे तल्लुकात हैं और इंडिया से भी उनके तल्लुकात हैं, इसलिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहले पाकिस्तान आए, बिल्कुल, फिर वो न्यू दिल्ली गए। अब ये नायब वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के पहले भारत गए, तो अब इस्लामाबाद पहुँचे। इसका मतलब जो प्रैक्टिकली कोई कोशिशें और काविशें हैं वो इनकी हैं। और पाकिस्तान सऊदी अरब के और ईरान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, बड़े अच्छे रवाबत हैं। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, आप देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये अब एक मुशावरत के साथ आगे चल रहे हैं। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कि एक तरफ वो खारजा महाज पे देखें कि इसहाक डार साहब की ड्यूटी लगी हुई है, दिफा के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट देते हैं। और जो सबसे अहम मसला है वो जो जवाबी इक़दाम है, उन्होंने अपनी फ़ौजी लीडरशिप पे एतमाद किया है। और मैं समझता हूँ कि ये अपनी फ़ौजी लीडरशिप को ये जो इख्तियार देना है, ये एतमाद का मज़हर है। और वो भी कैलकुलेटेड मूव करेंगे जब भी करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये कोशिशें और काविशें बड़ी संजीदा है जो ईरान की और सऊदी अरब की। पाकिस्तान उनको एहतराम ज़रूर देगा, लेकिन दूसरी तरफ मामला भारत का है। देखिए, उनका कोई ग्रंटर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि उसने उस पर एक पाकिस्तान का बुखार सवार है और वो किसी ऐसी बात पे नहीं आएगा। सबसे अहम बात इसमें ये होगी जिसका अमेरिका ने पहले रोज से इज़ार किया है। सर, ये हम मनाजिर भी साथ साथ लाइव भी दिखा रहे हैं, जो आप ज़ाहिर जिक्र कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया है और उन्होंने वेलकम किया है। आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली इसमें जब ये वन ऑन वन मुलाकात होगी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होंगे, पैगामात होंगे, जो वहाँ पर जो एक डेवलपमेंट हुई है वो यहाँ पर बताई जाएगी। देखते हैं कि क्या कहा जाता है और पाकिस्तान उसका क्या जवाब देता है। ज़ाहिर है क्योंकि ब्रादर मुल्क है सऊदी अरब हमारा, सऊदी अरब के साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है। बिल्कुल, कभी ऐसे हुआ नहीं कि पाकिस्तान पर कोई मुश्किल सूरत हाल हो तो सऊदी अरब साथ ना खड़ा हो, या सऊदी अरब पे कोई ऐसा मामला हो तो पाकिस्तान साथ ना खड़ा हो। बिल्कुल, देखिए, ईरान के हवाले से तो शायद उस तरह की हमारी कैफियत न बने, लेकिन सऊदी अरब की बात हम भी मानते रहे, वो भी मानते रहे। और सऊदी अरब का अपना एक असर रसूख खुद अमरीका के हवाले से भी है। अमरीका भी एक फासला शो कर रहा है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल अगर कोई काम हुआ है तो ईरान और सऊदी अरब ने किया है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि वो आके पाकिस्तान को कोई से जवाबी इक़दाम से रोकने की कोशिश करेंगे। वो ये चाहेंगे कि ऐसी कैफियत तारी ना हो, चूंकि ये दोनों पाकिस्तान और भारत जो है एटमी ताकत है। जंग शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जंग के फैलाव से रोकना वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो ऐसी सूरत हाल तारी नहीं होने देना चाहते जिससे खित्ते पर इसके असरात हो। और आलमी फोर्सेस भी इसीलिए एक्टिव है कि इसके असरात से क्या आलमी फोर्सेस बच पाएंगी, आलमी अमल भी इससे मुतासर होगा। और ये सब कुछ किसके लिए होगा, इसके पीछे एक मोदी माइंडसेट है। जब तक आप मोदी माइंडसेट का कोई सद्देबाब नहीं करेंगे, उसका कोई इलाज नहीं करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने एक इलाज सोच रखा है, वो इलाज कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ कि कब करना है और कहाँ करना है। पाकिस्तान कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा जिससे आलमी महाज पर पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट से दो चार होना पड़े। पाकिस्तान अपना हक भी महफूज रखता है और हक का इस्तेमाल भी करेगा, और जहाँ करेगा दुरुस्त करेगा, इंडिया को एक दफ़ा लग पता जाएगा। ठीक है, दिलचस्प बात यह है प्रोफेसर साहब कि ये दो ममालिक खुद भी आपस में, सऊदी अरब और ईरान, लड़े भिड़े रहे, नाराजियाँ रही, हाँ, लेकिन अब दोस्तियाँ हो गई, प्यार मोहब्बत और सब कुछ ज़ाहिर नॉर्मल हुआ।
तो अब वो भी यही चाहते हैं दोनों ममालिक, जैसे सलमान साहब कह रहे हैं कि नहीं जी आप पड़ोसी हैं, लड़े भिड़े ना आपस में, तरीके से खित्ते में अमन जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, पूरे खत्ता ज़ाहिर है, क्योंकि वो यहाँ से अगर एक चीज़ एस्केलेट होती है, शुरू होती है, तो वो आगे तक जा सकती है, चाइना को, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट है। सर आपको भी इन दोनों ममालिक का किरदार सबसे ज़्यादा जेन्युइन दिखाई दे रहा है इस वक्त इस मसले को काम डाउन करने में? देखिए उनकी एफर्ट तो हमें जेन्युइन नज़र आती है और उसके रीजंस भी बड़े वाजे हैं कि ईरान भी चाहता है कि मामलात बिगड़े ना, और सऊदी अरेबिया की भी यही ख्वाहिश है कि इस खत्ते में अमन कायम रहे, और पाकिस्तान की भी ख्वाहिश यही है। पाकिस्तान पे तो हिंदुस्तान ये चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहा है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इन कोशिशों की वजह से सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद मिल जाए। उसमें हिंदुस्तान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा, बल्कि पूरे खत्ते का फ़ायदा है, क्योंकि असल इस खत्ते में जो प्रॉब्लम है वो गुर्बत और अफलास की है। अगर देखा जाए साउथ एशिया के तमाम ममालिक, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सारे जो ममालिक हैं, गुर्बत है, अफलास है, तालीम की कमी है, ये वो मसले हैं जिनमें इन मुल्कों को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है बालादस्ती की, हेजमनी, कि साउथ एशिया में मेरी हेजमनी रहे, उसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। और अफलास को तो वो अपनी फिल्मों में और ख़ासकर अपने ड्रामों में भी जो है नहीं दिखाता। वहाँ अब उनके ड्रामे अगर आप देखें तो वो ड्रामे भी ड्रामे ही होते हैं, यानी उसमें भी वो जो लोग बातें कर रहे होते हैं कारोबारी, वो 1000 करोड़ से बात स्टार्ट होती है तो 5000 करोड़ पे जाके ख़त्म होती है। वो पता ही चलता है कि मुंबई के बिल्कुल साथ स्लम्स मौजूद हैं, वहाँ जो लोग बेचारे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको देखने वाला जो है वो कोई नहीं है। एक तरफ मल्टी मिलियनियर बिलियनियर वहाँ पर जो हैं वो आपने बनाए, आगे बढ़े, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरी तरफ गुर्बत है उसको वो दिखाते नहीं है कम से कम। वो बिल्कुल, वो जाहिर है कि प्रोपेगेंडा तो वो जो अपनी उनकी मुंबई की जो फिल्में हैं उसके ज़रिए करते हैं, जिसमें ग्लैमर होता है, और वहाँ तो अगर कोई म्यूज़िक भी होगा तो 128 बंदों का ऑर्केस्ट्रा बैठा होगा, तो ये एक उन्होंने एक आर्टिफिशियल सी सिचुएशन क्रिएट की है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियलिटी अगर आप आदमी की सोच का, ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसमें नुकसान भी होता है। जब आप स्टेट को रन करते हैं, स्टेट की पॉलिसियां बनाते हैं, खासकर जब अमन के और तनाज़ात के मामलात होते हैं, वहाँ आर्टिफिशियलिटी नहीं चलती। वहाँ आपके लिए लाजिम है कि जो रियलिटीज़ हैं, जो आपके मुल्क की रियलिटीज़ हैं, उस रीजन की रियलिटीज़ हैं, ग्लोबल सिस्टम की जो रियलिटीज़ हैं, उनको सामने रख के अपनी पॉलिसीज़ को बनाना होता है। ये जो फिल्मी सीन जो हैं वो आप इंटरनेशनल लेवल पे या फॉरेन पॉलिसी में अगर आप क्रिएट करेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली नाकामी होगी। जो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले में हिंदुस्तान का यही बड़ा मसला है कि उन्होंने एक ख्वाबी दुनिया क्रिएट कर ली और उसके फिल्मों के जरिए आपने